मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो। जेडीयू में भारी भगदड़ होने वाली है और जेडीयू बहुत जल्द विखंडित हो जाएगा। जेडीयू टूट के कगार पर है। अब जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अभी कई लंबी फहरिस्त है, इस्तीफा देने के कगार पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हाय हाय शर्म करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। मुसलमानों को धोखा देना बंद करो। मुसलमानों के साथ दोहरी नीति बंद करो। धनन सिंह मुसलमानों के खिलाफ बयान देना बंद करो। धनन सिंह बयान देना बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय। आज बहुत ही अफसोस की बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। अब जेडीयू में भगदड़ मचा हुआ है, कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, विद्रोह की स्थिति है। अब इसे आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं संभाल सकते हैं। बीजेपी में जो लोग जेडीयू के बीजेपी में घुसे हुए हैं, वो सारे अब आरएसएस और बीजेपी के ही जेडीयू को बना चुके हैं। इसलिए अब बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक पूंजी था, जिन्होंने कभी बीजेपी के नेताओं के सामने से खाना का पत्तल खींच लिया था, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के कारण बीजेपी का साथ छोड़ा था, आज वो पूरी तरह से अपना पूरी राजनीतिक पूंजी समाप्त कर दिए कुछ लोगों के चक्कर में। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ाए हुए हैं। इसका लाभ जो चंद लोग हैं बीजेपी माइंडेड, वो पूरी पार्टी को जेडीयू को समाप्त करने में लगे हैं। जेडीयू में भारी भगदड़ होने वाली है और जेडीयू बहुत जल्द विखंडित हो जाएगा। जेडीयू टूट के कगार पर है। अब जेडीयू के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। अभी कई लंबी फहरिस्त है, इस्तीफा देने के कगार पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले? मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए। नीतीश जी को आप राफ साफ पाक साफ बता रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते भैया मेरी बात समझिए ना, मर्जी के बगैर हो गया ये। आपसे आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलरिज्म में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया, मैं ये बात कह रहा हूँ।
मैं फिर कह रहा हूं कि आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो स्थिति है अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ है। ये जो दो नेता इस्तीफा दिया है भैया ये तो लेट आए, ये तो लेट आए, बहुत देर हो गए, दुरुस्त आए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक भी ऐसे लोग जो ईवीसी के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, जो बुद्धवादी और अंबेडकरवादी सोच के हैं, उनको जदयू में अब रहने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी लोग, वहाँ पर कंप्लीट रूप से जाति जनगणना विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब जो ईवीसी के बड़े नेता हमारे हैं, अब वहाँ ईवीसी की बात होती ही नहीं है, वहाँ बात बस सिर्फ बीजेपी की होती है, बीजेपी आइडियोलॉजी की होती है, इसको आप समझ। सारी पार्टियां विरोध कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। नहीं, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें, तो जब ये देश बना, जब ये देश आजाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड, तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीएनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब
पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो हर वर्ग को साधने और एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये इनकी पुरानी नीति रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है और देखकर ऊब चली है। अब विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा।